तो भाई मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरे क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड के एग्जाम में ऑलमोस्ट 90 मार्क्स आए थे, एक नंबर कम था, 90 में 89 मार्क्स थे। और एंड मोमेंट पर फिर मैंने वही टॉपिक पढ़े थे जहां से सवाल हर साल बनते ही बनते हैं, और मेरे टाइम पे भी वहीं से सवाल बने थे। तो आज की वीडियो में आपको मैं वही टॉपिक्स बताने वाला हूं हर एक चैप्टर के, जहां से बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको फिजिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के अंदर आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे, और साथ में आपको मैं कुछ कंसेप्ट भी बताता रहूंगा कि कहां से किस तरीके से सवाल बनते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा पासिंग मार्क्स होना, अगर तुम पास होना चाहते हो। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने क्लास 12 फिजिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो भाई तुम बहुत अच्छा स्कोर फोड़ लोगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो की जो स्पीड है बढ़ाकर देख लेना अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भाई कोलोम्स लॉ। कोलोम्स लॉ का जो फॉर्मूला है ना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको आपको फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बेस पर आपका एक न्यूमेरिकल बन रहा होगा, या तो आपका केस बेस में बन रहा हो या फिर आपका एमसीक्यूज में बन रहा होगा, लेकिन उस पर एक न्यूमेरिकल आपको बनता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, डिफाइन गॉस लॉ, उसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी एक एप्लीकेशन आपके 100% पूछेगा, चाहे आपकी वो इनफाइनाइट वायर वाली हो या फिर शीट वाली हो या फिर सेल वाली हो। ज्यादातर चांसेस आपकी सेल वाले के हैं। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है वो वाले चांसेस हैं, तो उस वाली डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, डाइपोल क्या होता है पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नेक्स्ट टॉपिक, इसी में सेम होता है, सिंपल सवाल आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड स्टेट इट्स ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए और इसकी ऐसा यूनिट देख के जाना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी होती है ना उस पर सवाल बनता है। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, देखो इसमें ना दो डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन पे और एक होता है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो दोनों में से एक डेरिवेशन पूछ लेता है या फिर उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल पूछ रहा होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक नेगेटिव चार्ज के लिए बता के दिखाओ, पॉजिटिव चार्ज के लिए बता के दिखाओ, या फिर डाइपोल के लिए बता के दिखाओ। ज्यादातर चांसेस डाइपोल का पूछ लेता है कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर ही, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, सिंपल सा इसका जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी आपकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो यार इसकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो पैरेलल प्लेट के बीच में आपका एक इंसुलेटिंग स्लैब रख दी है, उसके बीच में क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस पे, तो वो आपकी डेरिवेशन आपको पूछ लेता है कई बार। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इसका फॉर्मूला आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं कैपेसिटेंस पे तो उसकी क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर तुम इसमें से भी दो टॉपिक पूछो ना मेरे से, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है भाई इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये वाला। ये दो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी लेंथी चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। तो अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है ना, ठीक है, अपने आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है इस चैप्टर का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ने हैं इसके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जो उसकी डेरिवेशन है ई टाउ बाय एम, और एक होती है आई इक्वल टू वी डी एन ए, वो वाली डेरिवेशन आपको जरूर पढ़ के जानी है। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, इसके बेस पर एक ग्राफ आपका पूछ रहा होगा आपके, या तो फिर आपका एमसीक्यूज में पूछ रहा होगा या फिर केस बेस्ड स्टडी में पूछ रहा होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें बनेगा आपका। किरचॉफ लॉ आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिंपल सी स्टेटमेंट पढ़ के चले जाना, आपका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा भाई। अभी एंड मूवमेंट पर अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारा बहुत टाइम खा जाएगा। अगर एंड मूवमेंट पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ सकते हो तुम। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो मैंने उसमें भी लिख रखी थी, सिंपल फॉर्मूला पढ़ के जाना है इसका, इसको तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस का ग्राफ। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक मिस हो गया मेरे से, व्हीट स्टोन ब्रिज का जो न्यूमेरिकल बनता है ना, उसकी जो बैलेंस कंडीशन है वो जरूर पढ़े ना, व्हीट स्टोन ब्रिज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्किट लॉ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका बेस पर एक न्यूमेरिकल आपको पूछ रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। दो वायर होंगी, उनमें करंट फ्लो हो रहा है, उनके बीच से आपको फोर्स बतानी पड़ेगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इनका न्यूमेरिकल या फिर आपका जो डेरिवेशन है इनकी पूछ रहा होगा। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस पे बेस पर आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा। देखो यार, मैं आपको बताऊं ना, क्लास 12 की फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल की वेटेज काफी ज्यादा हो गई है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको है ना, अगर तुमने कंसेप्ट पढ़ रखा है तभी तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ थ्योरी पता है उसकी और डेरिवेशन आती है तो ठीक ठाक डिसेंट स्कोर कर लोगे तुम। लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आना चाहिए और उसके लिए कंसेप्ट आपको आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए और उसकी जो एप्लीकेशन है ये आपको जरूर पढ़ के जानी है। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको अच्छे से पढ़ना है ये वाला टॉपिक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ठीक है, करंट लूप की वजह से कितना टॉर्क होता है, उसकी जो डेरिवेशन है उसके बेस पर आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो यार, ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें से सिर्फ तुम्हें लिमिटेड पोर्शन ही पढ़ना है, इसको ज्यादा टाइम नहीं देना है। सिंपल से आपको इसमें दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, ठीक है, क्या होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ये तीन पढ़ लेना, सिंपल बहुत है इस चैप्टर के लिए, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसी सवाल बन रहा होगा। नेक्स्ट है भाई ईएमआई वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो एसी जनरेटर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, लेकिन ये मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो लेंज लॉ पर आपका एक 100% न्यूमेरिकल बन रहा होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको लेंज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और इसकी डेफिनेशन आपको जरूर पढ़ के जानी है। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे है, ये पूछ लेता है कई बार। आपका इंडक्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया और म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है या फिर इसके बेस पर आपका न्यूमेरिकल एक बन रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है भाई अल्टरनेटिंग करंट। देखो यार, इस चैप्टर के लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें बताऊं ना, तो सबसे ज्यादा टॉपिक आपका पावर से पूछा जाता है, पावर इन एसी सर्किट में। ठीक है, उसकी जो डेरिवेशन होती है वो आपको जरूर पढ़ के जानी है। और नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट से मोस्ट इस चैप्टर के लिए अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो सिर्फ तुम यही पढ़ सकते हो और तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है। एलसीआर सर्किट यूट्यूब पर डाल देना भाई, एलसीआर सर्किट पूरी डेरिवेशन होगी आपकी इंपीडेंस की, वो पूछ रहा होगा। और आपके रेजोनेंस की करंट सर्किट पूछ रहा होगा, रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 होता है तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है जब फाइनल इंपीडेंस आपका रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई ट्रांसफॉर्मर में आपका सवाल बनता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या रिलेशन होता है, वहां पर आपका एक न्यूमेरिकल बन रहा होगा। तो ट्रांसफॉर्मर में आपको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जरूर पढ़ के जाना है। चैप्टर 8 में आपको भाई मैं सजेस्ट करूंगा, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है ये और छोटा सा चैप्टर है, इसमें से आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो ऑर्डर है ना, उनकी जो रेंज है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंफ्रारेड, गामा रेज, रेडियो वेव्स, उनकी जो ऑर्डर है अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है और उनकी क्या क्या यूजेज है और वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सैंपल पेपर में भी इस टाइप का पूछ रखा है सवाल कि वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं और आपका यूजेज में सवाल पूछ रखा है, मैच द कॉलम में ऐसा करके कोई एक क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपको सिंपल से यही पढ़ना है इस चैप्टर के लिए। इसमें से आपका 1 या 2 मार्क्स का आएगा, इसमें ज्यादा टाइम मत देना भाई। ठीक है, रे ऑप्टिक्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपकी बहुत अच्छी खासी वेटेज रख रहा है आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के जो बेस पे जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आपको बन रहा होगा। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा तो उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल पूछ रहा होगा डायग्राम बेस वाला। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो प्रिज्म में आपको जो क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट है ना वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप पे इसमें बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके 2 आते हैं और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% देखने को मिलेगा, या तो आपको रे डायग्राम बनाना मिलेगा या फिर उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालने को आएगी। तो रे डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका जो डायग्राम है उसका क्या कंसेप्ट है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसकी 3 एप्लीकेशन है, इसमें से पूछ लेता है कि क्या क्या एप्लीकेशन होती है उसकी। ठीक है, अगर इसमें से ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा, आपका एप्लीकेशन और थ्योरेटिकल सवाल बन रहा होगा।
नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाई चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, हाइगन प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो प्रूफ्स है, डेरिवेशन है, उसकी हाइगन प्रिंसिपल के थ्रू प्रूव करना पड़ता है, तो वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें इंटरफेरेंस का बेस पर एक न्यूमेरिकल बन रहा होगा, ठीक है। आपका YDSC हो गया आपका, इसकी डेरिवेशन तो नहीं करनी है YDSC की, लेकिन आपका यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसकी जो फ्रिंज विड्थ है उसकी डेरिवेशन डिलीट हो चुकी है, सिंपल आपके उसके बेस पर आपका एक न्यूमेरिकल बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद डायफ्रैक्शन आपको पढ़ना है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में डिफरेंस पूछ लेता है, और कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है भाई हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, जो इसके भाई इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ग्राफ है, ग्राफ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के और जो पोस्टुलेट है, ठीक है, जो लॉज के पोस्टुलेट है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, और उसमें जो इंटेंसिटी का ग्राफ है वो आप कैसे वेरी करता है, तो वो आपको ग्राफ जरूर देख के जाना है। और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आपका एक न्यूमेरिकल बन रहा होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अच्छे से देख के जाना भाई, उसके बेस पर आपको 100% इसमें से न्यूमेरिकल देखने को आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भाई मैटर नेचर ऑफ डी ब्रोगली वेव के ऊपर, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल छोटा सा बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी के बेस पे बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूले जो डिफरेंट अलग अलग जो फॉर्मूले हैं उनको जरूर देख के जाना तुम, ठीक है। नया जो चैप्टर है वो भाई एटम्स चैप्टर। एटम्स में से सिंपल आपको बोर मॉडल पढ़ना है, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस निकालते हैं बोर रेडियस, उसकी जो डेरिवेशन है वो आपको जरूर पढ़े जानी है, उससे सवाल आपका 100% बन रहा होगा, उसकी डेरिवेशन पूछ लेता है। और नेक्स्ट जो सवाल बनता है वो आपका स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से बनता है, जो आपकी 5 सीरीज है लाइमन बार्मर पास्टन पीफर्ड वाली, वहां से आपका सवाल 100% बन रहा होगा, कौन सी विजिबल रेंज में आती है कौन सी नहीं आती है, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भाई हमारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की आपको पोस्टुलेट और लिमिटेशन देख के जाने, क्या लिमिटेशन थी और क्या क्या पोस्टुलेट थे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसके बेस पर एक आपका एक न्यूमेरिकल बन रहा होगा, एक जो रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, इसके बेस पर आपका एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। और डेंसिटी पे डिपेंड करता है नहीं करता, ये आपका एक कंसेप्ट पूछ लेता है। एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि भाई जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड करती है नहीं करती, तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है वो है भाई हमारा सेमीकंडक्टर। इसकी जो वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में वो 7 मार्क्स की है। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर का डायोड का बेसिक पता होना चाहिए कि भाई सिलिकॉन क्या होता है और जर्मेनियम क्या होता है, ये प्योर डायोड है और ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। इसमें आपको रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, ठीक है, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है ना वो आपका डिप्लेशन लेयर के ऊपर बनता है। डिप्लेशन लेयर में पूछ लेता है कि रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर का साइज इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, फॉरवर्ड वाइज में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। तो डिप्लेशन लेयर का कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इसके अंदर, ठीक है। जो आपकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, और रिवर्स वाइज में करंट कम क्यों मिलता है ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें डायोड एज अ रेक्टिफायर। डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे बिहेव करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है। फुल वेव से सवाल अक्सर पूछा जाता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बेस पर सवाल बन रहा होता है। तो ये भाई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके क्लास 12 फिजिक्स के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जहां से सवाल बनते ही बनते हैं एंड मूवमेंट पर। सिर्फ तुम्हें ना इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, स्ट्रॉन्ग करके जाना है, यहाँ से तुम्हारे सवाल 100% बन रहे होंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।